अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, आज हम माइग्रेन से रिलेटेड एक बहुत ही हसास टॉपिक पर बात करेंगे। मेडिकल में जब भी कोई मरीज़ा प्रेगनेंसी के साथ अपनी बीमारी लेकर आती हैं तो वहाँ एक तरफ तो डॉक्टर को थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि अब उनके पास बहुत महदूद दवाइयाँ होती हैं जो मरीज़ा को दी जा सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रेग्नेंट खातून के लिए भी परेशानी का मरहला होता है कि अब वो हर दवा आंख बंद करके नहीं ले सकती। तो सवालात ये उठते हैं कि अगर कोई खातून जिनको माइग्रेन की बीमारी है और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, किन दवाइयों से मुकम्मल या जुज़वी परहेज़ करना होगा, पेट में मौजूद बेबी को किस तरह सेफ रखना होगा, और क्या माइग्रेन से बेबी को कोई ख़तरा लाहिक तो नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें से कई बातें शायद आपके इल्म में ना हो, लेकिन यकीन जानिए हमें ये ज़रूर पता होनी चाहिए। इस टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप दो बातों को ज़रूर जान लें, क्योंकि उसके बग़ैर ये टॉपिक अधूरा रहेगा। एक तो ये कि प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर क्या होते हैं, और दूसरी प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसकी क्या कैटेगरीज हैं। देखिए, अमूमन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 माह यानी तकरीबन 40 हफ्तों पर मुश्तमिल होती है। इन 9 माह को 3-3 महीनों के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और उनको पहला, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर का नाम दिया गया है। जब भी कोई प्रेग्नेंट मरीज़ा हमारे पास आती हैं तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि आपकी प्रेगनेंसी का ये कौन सा महीना है, ताकि हम ये फैसला करें कि ये दरअसल उनका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें इस चीज़ में मदद देगी कि हमने कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं और कौन सी नहीं। इन 3 ट्राइमेस्टर्स में से जो पहला और तीसरा ट्राइमेस्टर है वो बहुत ही अहम है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह एक बहुत ही नाजुक वक्त होता है। क्यों? क्योंकि इन 3 माह में बेबी अंदर बन रहा होता है, उसके ऑर्गन्स या आज़ा बन रहे होते हैं। दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, हाथ, पाँव सब कुछ बनने के अमल से गुजर रहे होते हैं। और अगर इस नाजुक वक्त में मरीज़ा कोई ऐसी दवाई ले ले जो कि नहीं लेनी चाहिए तो बच्चों की नशो नुमा में या तो कोई नुक्स पैदा हो जाएगा या मिसकैरेज यानी हमल ज़ाया हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी के 3 माह ये भी बहुत अहम होते हैं, क्योंकि बच्चा तो मुकम्मल तैयार हो चुका होता है, लेकिन इस वक्त अगर कोई ममनुआ दवाई दी जाए तो 2 किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक का ताल्लुक माँ से और दूसरे का ताल्लुक पेट में मौजूद बच्चे से। जो माँ से ताल्लुक है उसमें यह होता है कि डिलीवरी के दौरान या बाद में बहुत ज़्यादा खून बह सकता है। उसकी वजह से कम नुकसान तो ये होगा कि माँ को खून की कमी का शिकायत हो सकती है, लेकिन बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से माँ जो है वो शदीद शॉक की हालत में चली जा सकती है। जबकि जो मसला बच्चे के साथ होता है वो ये है कि बच्चे के दिल के पास खून की एक नाली या शरियान होती है, और ये नाली अमूमन पैदाइश के बाद बंद हो जाती है, लेकिन इसे पैदाइश से पहले यानी जब बच्चा पेट में होता है बंद नहीं होना चाहिए। अगर वालिदा कोई ऐसी ममनुआ दवाई खाती है तो ये पैदाइश से पहले ही बंद हो जाएगी नाली, और उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि बच्चे का हार्ट फेल हो जाएगा, यानी दिल काम करना छोड़ देगा और नतीजतन बच्चे की मौत पेट में वाक़या हो सकती है। तो नाज़रीन, आपने समझा कि पहले 3 माह और आखिरी के 3 माह कितने अहमियत के हामिल हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक दरमियाने ट्राइमेस्टर यानी सेकंड ट्राइमेस्टर का ताल्लुक़ है तो ये हमारे लिए निस्बतन बेहतर वक्त होता है। हम कुछ एहतियातों का ख्याल रखते हुए इसमें दवाइयाँ दे सकते हैं। हम इस ट्राइमेस्टर को गोल्डन या हनीमून ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि जिन मसाइल का फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें सामना करना पड़ सकता है वो इस सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं होते।
यानी हमें थोड़ा सा फ्री हैंड मिल जाता है दवाइयाँ देने के लिए, लेकिन ये फ्री हैंड आपका डॉक्टर इस्तेमाल करेगा। आप बहैसियत मरीज़ा कोई भी दवाई बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेंगी और ना ही लेनी चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ कि प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको किस तरह तकसीम किया गया है, उनके कौन से ग्रुप बनाए गए हैं। देखिए, इसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। मरीज़ छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, दवाई सबके लिए एक ही है, यकसा है। सिर्फ या तो खुराक का फ़र्क होता है जो उम्र और वज़न के हिसाब से कम या ज़्यादा दी जा सकती हैं, या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत छोटे बच्चे को नहीं दी जाती लेकिन बड़ों को दी जा सकती हैं। लेकिन दवाई का ये मयार उस खातून के लिए जो प्रेग्नेंट है बिल्कुल अलग रखा गया है, क्योंकि इस खातून के पेट में जो बेबी है उसकी मिसाल उस छोटे से बीज और उससे निकलने वाले पौधे जैसी है, जिसके लिए हम बहुत ख्याल रखते हैं कि कितना पानी देना है, कितनी धूप देनी है, मिट्टी को कितना नरम या सख्त रखना है। अगर कोई माँ जब दवाई खाती है तो वो दवाई माँ के लिए तो फ़ायदेमंद होगी, लेकिन पेट में मौजूद बच्चा उससे नुकसान उठा सकता है। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए दवाइयों को 5 किस्मों में तकसीम किया गया है, A, B, C, D और X। इसमें A कैटेगरी में मौजूद जो दवाइयाँ होती हैं उनको आंखें बंद करके दिया जा सकता है, क्योंकि उनसे पेट में मौजूद बच्चे को कोई ख़तरा नहीं होता। आप जो मल्टी विटामिन्स लेती है वो इसी कैटेगरी में आती हैं, जबकि X कैटेगरी बिल्कुल ममनून है, क्योंकि किसी भी सूरत में इसे नहीं दिया जा सकता। बाकी पीछे रह जाने वाली B, C और D के बारे में आपका डॉक्टर फैसला करता है कि इसके देने का फ़ायदा ज़्यादा है या ना देने का नुकसान। और हमारी ज़्यादातर दवाइयाँ इन्हीं B, C और D के कैटेगरी में ही आती हैं। नाज़रीन, ये टॉपिक मैं यही ख़त्म करता हूँ। इसी के तसलसल में हम अपनी अगली वीडियो में 4 चीज़ों पे बात करेंगे। एक, प्रेगनेंसी और माइग्रेन का आपस में क्या रिश्ता है, यानी क्या प्रेगनेंसी की वजह से माइग्रेन के सर दर्द में कोई फ़र्क पड़ेगा। 2, प्रेगनेंसी की हालत में जब शदीद दर्द हो तो कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। 3, प्रेगनेंसी की हालत में कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि कोर्स की शक्ल में ली जा सकती हैं। और चौथा, कि वो शादीशुदा ख़वातीन जो कि माइग्रेन के मर्ज़ का शिकार हैं और दवाइयाँ ले रही हैं, चाहे वो हस्बे ज़रूरत वाली दवाइयाँ हैं या कोर्स की दवाइयाँ, तो उनको अगर वो चाहती हैं प्रेग्नेंट होना तो उनके लिए क्या कोई ख़ास हिदायत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाबात के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। आप अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।